इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी चल रहा है और उसके साथ उनकी तकारीर भी चल रही हैं। धनाधन किस्म की तकारीर हैं और हर तकरीर के अंदर वो जो एक नया इंकशाफ करते हैं उससे ज़ाहिर है पूरी सोसाइटी के अंदर एक कोहराम सा बपा हो जाता है कि इनकी किस बात पे यकीन किया जाए और किस बात को इग्नोर कर दिया जाए। बहरहाल जो कल का लॉन्ग मार्च था उसमें जो पहली जो ज़बरदस्त चीज़ है जिसको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ वो है उस्मान डार का काफ़िला। कल उस्मान डार साहब एक बड़ा भरपूर किस्म का सियालकोट से काफ़िला लेकर आए थे और उस काफ़िले को देखकर पहली मर्तबा महसूस हुआ कि वाकई कोई लॉन्ग मार्च हो रहा है। तो मैं उस्मान डार को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उसने वाकई कमाल कर दिया, क्योंकि उससे पहले जितने भी काफ़िले आए थे वो बहुत बड़े नहीं थे और ना ही कोई ज़्यादा तादाद थी और ऐसे महसूस होता था जैसे लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। लेकिन कल जब उस्मान डार का काफ़िला जब लॉन्ग मार्च का हिस्सा बना तो पहली मर्तबा महसूस हुआ कि वाकई जीटी रोड पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो उस काफ़िले से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने कल दो नई चीज़ों का इंकशाफ किया था। तो पहली चीज़ या पहला इंकशाफ आप मुलाहिज़ा कर लें, फिर हम इस पे बात करेंगे और साथ ही दूसरा भी मेरा ख्याल है आप वो भी मुलाहिज़ा कर लें ताकि फिर उसके बाद उस पर भी बात की जा सके। तो पहला क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। मैंने 3.5 साल जो मैं इक़्तिदार में था पूरी कोशिश की कि बड़े बड़े इस मुल्क के जो मुजरिम और डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे कि किसी तरह इनको सजा हो, लेकिन खुफिया हाथ थे, इनको सजा नहीं होती थी। कभी जज बेंच टूट जाता था, कभी कमर में दर्द हो जाती थी किसी की, केस लंबा चल जाता था। हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि नैब मेरे हाथ में नहीं थी। जो नैब कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने इन चोरों को बचाया जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। अब आप एक दूसरा क्लिप भी मुलाहिज़ा कर लें। इसमें भी तकरीबन इससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो कौन था वो कौन था वो कौन था की गर्दान है। मैं इस पर भी बात करना चाहता हूं कि वो कौन था, ताकि इमरान खान साहब का जो माफी ज़मीर है वो आपके सामने रखा जा सके। आप वो भी मुलाहिज़ा कर लीजिए जरा। मेरा पहला सवाल यह है कि जब मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, एम्बेसडर मेरे नीचे था, तो किसको पैगाम दे रहा था, किसको वो डोनाल्ड लू कह रहा था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। दूसरा सवाल, अरशद शरीफ शहीद, कौन उसको धमकियां दे रहा था, किसने उसको मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने के लिए। और तीसरी चीज कि वो कौन था जो उसको मुंह बंद करना चाहता था, कि सहाफियों को कौन धमकियां दे रहा है, कौन है जो सहाफियों का मुंह बंद करना चाहता है। और चौथा, वो कौन है जिन्होंने आजम खान स्वाति सेनेटर उसको पहले बच्चों के उसके पोते और पोतियों के सामने मार पड़वाई, उसको नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। वो कौन है, वो कौन है जो एफआईए को कह रहा था, ऑर्डर दे रहा था एफआईए को, वो कौन था। और वो कौन था जो शहबाज गिल उसको उन्होंने नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया, कौन थे वो। पुलिस कहती है जी हम नहीं थे, हमें पीछे से ऑर्डर आए। कौन ऑर्डर दे रहा था। और वो कौन है जो टेलीफोन कर करके नामालूम नंबरों से धमकियां देते हैं लोगों को। वो कौन है जो ये चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है जिन्होंने। तो सबसे पहले हम ये 3.5 साल का जो रोना है इमरान खान साहब का उस पर आते हैं कि उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि 3.5 साल मैं प्राइम मिनिस्टर रहा और इस दौरान नैब मेरे इख्तियार में नहीं था, नैब किसी और के इख्तियार में था। साथ उन्होंने ये कहा कि मैं तो इन चोरों को डाकुओं को सजा देना चाहता था, लेकिन खुफिया हाथ था जो इनको बचा लेता था। अब यहाँ पे बड़ी अजीब सी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बेबस प्राइम मिनिस्टर थे और इमरान खान साहब तो क्लेम करते हैं कि मैंने इस मुल्क को आज़ाद कर देना है और मैं बेबस नहीं हो सकता, मैं बेख्तियार नहीं हो सकता। तो 3.5 साल या 3.25 साल आप बेबस प्राइम मिनिस्टर बन के अपनी सीट पर बैठे रहे और अगर आपको ये बेबसी का एहसास होता था तो आप फिर उस कुर्सी से उठ क्यों नहीं गए, आपने उस कुर्सी को लात क्यों नहीं मार दी, आपने ये क्यों नहीं कह दिया कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मुझे क्योंकि काम करने नहीं दिया जा रहा और खुफिया हाथ ही सारी डोरें हिला रहा है, तो मैं ये इख्तिदार छोड़ रहा हूं और मैं अब घर चला जाऊंगा और दोबारा इलेक्शन हो और उसके बाद अगर मुझे हैवी मैंडेट मिलता है तो फिर मैं आऊंगा, वैसे मैं अपने घर में बैठ के बाकी ज़िंदगी गुजारूंगा। तो आपने ये काम क्यों नहीं किया था, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर ये खुफिया हाथ ही था जो ये सारे फैसले कर रहा था और आप उस पिक्चर में नहीं थे, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब को किसने गिरफ्तार किया, एहसन इकबाल साहब को किसने गिरफ्तार किया,
ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई को किसने गिरफ्तार किया। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ को किसने गिरफ्तार करके जेल में फेंका। हमजा शहबाज को 2 साल किसने कैद के अंदर रखा था। और इसके साथ साथ आप बाकी लोगों को देख लें। और यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब की मैं मिसाल दूंगा कि अगर आप बेबस थे तो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर 15-16 किलोग्राम की जो हेरोइन डाल दी गई, क्या ये भी किसी और का काम था? इसमें भी आप बरीजुम आए और ये आपसे पूछ कर नहीं किया गया। अब अगर ये खुफिया हाथ अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा था तो फिर खुफिया हाथ को नहीं चाहिए था कि वो मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करता, वो हमजा शहबाज को गिरफ्तार करता, वो एहसन इकबाल को गिरफ्तार करता, वो राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करता, वो शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार करता। तो अब अगर खुफिया हाथ सपोर्ट कर रहा था तो फिर इन गिरफ्तारियों का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मुकदमों तक खुफिया हाथ था और बाकी जिसको चाहते आप गिरफ्तार कर लेते थे और वो गिरफ्तार हो जाता था और आप 90 दिन और बाज़ुकात 100 दिन और बाज़ुकात 2-2 साल भी आप लोगों को जेल के अंदर रख लेते थे और वो खुफिया हाथ उनको बाहर नहीं निकाल पाता था। तो एक तज़ाद है इमरान खान साहब के इस बयान में जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी इस बात पर यकीन किया जाए या फिर जो वो अपने दौरे हुकूमत में जो कहते रहे हम उस बात पर यकीन करें। बाकी इमरान खान साहब क्योंकि बहादुर आदमी है, जुर्रतमंद आदमी है, तो ये अजीब सी बात लगती है कि एक जुर्रतमंद और बहादुर आदमी के दौर में वो बेबसी का शिकार भी रहा और उसके हाथ भी बंधे हुए थे और उसने उस बेबसी के साथ समझौता कर लिया और 3.5 साल या 3.25 साल वो इस बेबसी के साथ अपनी कुर्सी पर बैठा रहा और उसके अंदर ये इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि उस कुर्सी को लात मार सकता या इस सारे सिनेरियो को डिसऑन करके वो बाहर निकल के ये कहता कि ये वो लोग हैं जो मुझे चलने नहीं दे रहे। तो ये अजीब सी बात है कि आपने बेबसी के साथ समझौता भी कर लिया, फिर आप लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में भी फेंकते रहे और इसके साथ साथ आप 3.5 साल 4.25 साल बैठे भी रहे और आपने किसी जगह एतराज़ भी नहीं किया। बल्कि जब भी इदारों के बारे में बात होती थी तो आप हमेशा ये कहते थे कि जनरल बाजवा साहब तो बड़े जमहूरियत पसंद हैं। हम पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट आई है कि जिसमें सिविलियन और मिलिट्री दोनों एक पेज पर हैं और आपने हमेशा ये कहा कि पेज एक ही है और इस पेज को ना फटने देंगे, ना ही दोहरा होने देंगे, ना इसको गंदा होने देंगे। तो अब अचानक आपको कैसे 6 महीने के इक़्तिदार के खात्मे के बाद आपको महसूस हुआ जीटी रोड पे कि आपके हाथ बंधे हुए थे और कुछ खुफिया लोग थे जो ये सारे फैसले करते रहते थे और इस वजह से आप किसी को सज़ा नहीं दे सके। अब आपसे सवाल ये भी है कि क्या शहजाद अकबर साहब का आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था? ये सारे केस शहजाद अकबर साहब ने बनाए थे, सारे प्रूफ भी वो खुद लेकर आए थे। अदालतों में साबित भी शहजाद अकबर साहब ने करना था और अगर शहजाद अकबर साहब आपके बंदे नहीं थे, आपके वज़ीर नहीं थे, आपके साथी नहीं थे, तो फिर आप इंकशाफ करें कि ये कौन थे और इनको कौन लेकर आया और किसने इन केसेस को मटेरियलाइज नहीं होने दिया। फिर इसी तरह जो वज़ीर कानून थे, क्या वो इस आपकी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे? क्या वो भी आपको किसी तोहफे में मिले थे? और अगर वो किसी तोहफे में मिले थे तो 3.5 साल बल्कि 3.25 साल तक आप उनको बर्दाश्त क्यों करते रहे? आप उनको हटा देते। क्या आपके अंदर इतनी ज़रूरत और हिम्मत भी नहीं थी कि आप उन वज़रा को हटा सकते कि जो आपकी हुकूमत के अंदर काम नहीं कर रहे थे? लिहाजा एक अजीब सा तज़ाद है कि अगर इनकी इस बात पे यकीन किया जाए तो जो माजी है वो कहाँ पे स्टैंड करेगा और क्या माजी को हम माजी नहीं समझेंगे या फिर हम ये समझते हैं कि वो एक और इमरान खान था और उस इमरान खान का जो खात्मा है वो मार्च के महीने में हो गया, अब वो चला गया और अब एक नया खान है और इस खान की जो बात है उसके ऊपर यकीन करना चाहिए और पिछले खान की जो बातें उसको फरामोश कर देना चाहिए। अब मैं दूसरे क्लिप की तरफ भी आता हूँ। तो अब जो दूसरा क्लिप है जिसमें वो बार बार गर्दान कर रहे हैं कि वो कौन था जिसने आज़म सवाती को नंगा किया, वो कौन था जिसने शहबाज गिल के साथ बदसलूकी की, वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया, वो कौन था जो खुफिया नंबरों से फ़ोन करके इनके MNAs को या इनके MPs को डरा रहा है, और वो कौन है जो हुकूमत को चलने नहीं दे रहा, वगैरह वगैरह। अब ये कौन है कि बार बार गर्दान है। अब ये सवाल वही है कि वो कौन है, क्योंकि ज़ाहिर है उस कौन को ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, लेकिन इमरान खान साहब तो जानते हैं कि वो कौन है। और अगर आप जानते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको सच बोलना चाहिए और आपको उसका नाम लेना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि ये कौन है जिसने अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया, ये कौन है जो आपकी हुकूमत को चलने नहीं दे रहा था, ये कौन है जिसने आज़म सवाती के साथ ये सलूक किया, ये कौन है जिसने शहबाज गिल के साथ इस तरह किया, ये कौन है जो खुफिया नंबरों से फ़ोन करता है। तो बताएं आप। अब अगर आप नहीं बता रहे तो मैं हो सकता है कि जो पिछले 6 महीने का सिनेरियो है इसकी बेस पे मैं आपके बिहाफ पे कह सकता हूं कि शायद उनका नाम जनरल बाजवा है और वो आर्मी चीफ है। अब अगर हम ये मान लें कि आपका मकसद या आपका
जो मफहूम है वो जनरल बाजवा साहब में और आप जनरल बाजवा साहब पे उंगली उठाना चाहते हैं, तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर जनरल बाजवा साहब ऐसे थे और इनके बारे में आपका ख्याल ये है कि उन्होंने आपकी गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया और उनकी वजह से रियासत को नुकसान हुआ और उनकी वजह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई, तो फिर सवाल ये है कि ये वही जनरल बाजवा साहब हैं जिनको आपने एक्सटेंशन दी थी। जिसका मतलब ये हुआ कि आपने जो 3 साल की उनको एक्सटेंशन दी, ये फैसला आपको गलत था, आप एक गलत आदमी के पीछे लगे रहे। सेकेंडली, आप मार्च के महीने में, मार्च 2022 में जब अदम एतमाद आई, उस वक्त आप इनको गैर मुअय्यना मुद्दत तक एक्सटेंशन देना चाहते थे। तो क्या आपको उस वक्त तक ये पता नहीं था कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आपको और रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो अगर आपको पता था तो फिर आपने ये ऑफर क्यों की? और अगर आपको ये पता नहीं था तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं कि आप 3.5 साल, पौने 4 साल आप हुक्मरान रहे, लेकिन आप ये अंदाज़ा नहीं कर सके कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आपके लिए और मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं। इसके साथ साथ एक और सवाल भी पैदा होता है कि आपने जब भी जनरल बाजवा साहब का नाम आया, आपने हमेशा उनकी तारीफ़ की। अब जलसों के अंदर आप उनके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो आपने हमेशा जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ की थी। और क्या क्या तारीफ़ की थी, मैं चाहता हूँ कि वो भी कौम सुन ले और आप भी सुन लें दोबारा, कि हो सकता है आपको महसूस हो कि आपके जो बयानिया है आपका उसके अंदर तजाद है। ये बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था। मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? कौन सा मेरा मंशूर है जिसके पीछे हमारी फौज ने मदद नहीं की? एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है। आर्मी चीफ के ऊपर मैं एक चीज कहूंगा कि खुशखबरी ये है कि वो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। उसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं? सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो गया। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया। हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का है कि हम न्यूट्रल हैं, कि इसमें कोई बुरी चीज क्या है। आप देख लें कि इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब की कितनी तारीफ़ें कर रहे थे, और ये तारीफ़ें कब तक जारी थी? जब तक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुए। जब इमरान खान साहब को महसूस हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट इनकी गवर्नमेंट को नहीं बचा रही, तो उसके बाद उन्हें अचानक महसूस हुआ कि जनरल बाजवा साहब और फौज और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ठीक नहीं है, ये लोग मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावट हैं। और जब तक ये मामला नहीं हुआ था, इमरान खान साहब को सपोर्ट मिलती रही थी, उस वक्त इमरान साहब ये महसूस करते थे कि जनरल बाजवा से बेहतर डेमोक्रेटिक जनरल कोई हो नहीं सकता। यही वो शख्स है जो पाकिस्तान को तरक्की पर लेके जा रहा है और यही वो शख्स है जो इनकी गवर्नमेंट को चला रहा है। तो बार बार जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ इमरान खान साहब ने की थी, लेकिन अब इन्हें महसूस हो रहा है कि ये जनरल बाजवा साहब वो नहीं है जो इनको होना चाहिए था। तो अब ये तजाद है, इस तजाद को कहाँ पर रखेंगे? तो मैं रोज़ जब इमरान खान साहब की कोई ना कोई तकरीर सुनता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब के कौन से कॉल को सच समझा जाए। क्या उस कॉल को समझा जाए जो अदम एतमाद से पहले थे अक़वाल इनके, या फिर जो अदम एतमाद के बाद जो इनका नैरेटिव है उसको सही समझा जाए? तो मैं यकीन करें कि कंफ्यूज हो गया हूँ। शायद आपको ये कन्फ्यूजन ना हो, आप ज़रा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड चीज़ों को कर रहे हो, और अगर आपको कोई चीज़ समझ आ रही हो तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे भी ज़रूर समझा दें ताकि मैं भी अपना माइंड, अपना दिमाग क्लियर कर लूँ।